जो कल मैंने आपको बताया था धातु की सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी और उसका किस प्रकार किसी धातु से धातु के अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को हम क्या कहते हैं, धातु कर्म या धातु निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण के विभिन्न चरण होते हैं, तो आज हम उन्हीं चरणों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करी जाती है। तो सबसे पहले जो हमने किसी भी धातु अयस्क लिया जिससे हमें कोई धातु प्राप्त करनी है, और कौन सा अयस्क लिया जाता है, हमेशा वो अयस्क लिए जाते हैं जिनसे हम अधिक से अधिक मात्रा में कम खर्च में धातु को प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप होता है अयस्कों का समृद्धिकरण या शुद्धिकरण भी से कह सकते हैं कि जो पृथ्वी पर अयस्क जो पाए जाते हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में अशुद्धियाँ और अपद्रव्य होते हैं, जैसे कि रेत हो गया, कंकड़ पत्थर हो गए। तो इन्हें जो हमें अलग करना पड़ता है, और इन अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो अगर हमें इसकी परिभाषा देनी हो तो धातु निष्कर्षण से पूर्व अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया को अयस्क समृद्धिकरण कहते हैं। तो अयस्क समृद्धिकरण की अगर परिभाषा पूछी जाएगी तो आप ये परिभाषा लिखेंगे। और इसकी विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो अयस्क समृद्धिकरण की 3 विधियाँ होती हैं। पहला हो गया चुंबकीय विधि, दूसरा हो गया फेन प्लवन विधि, और तीसरा हो गया रासायनिक विधि। यहाँ पर हमें डिटेल नहीं पढ़नी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अगर किसी अयस्क में लोहे की अशुद्धि होती है तो उसमें से उन अशुद्धियों को निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा, चुंबकीय विधि का प्रयोग किया जाएगा। कि चुंबक के साथ हम ले जाएंगे उस अयस्क के पास, तो जो भी लोहे के या लोहे से संबंधित जो भी चुंबक की ओर आकर्षित होने वाली धातुएं हैं वो उस पर चिपक जाएंगी और उसमें से वो अशुद्धि अलग हो जाएगी। और दूसरी है फेन प्लवन विधि। इस विधि के विषय में होता है कि इसकी विधि का प्रयोग उन अयस्कों के लिए किया जाता है जिनमें अशुद्धियाँ हल्की होती हैं, धातु से हल्की होती हैं, यानी उन झाग के रूप में ऊपर आ जाती हैं। उस विधि में उस अयस्क के लिए कौन सी विधि प्रयोग करते हैं, फेन प्लवन विधि। इसी तरह रासायनिक क्रियाओं के आधार पर जब प्रयोग किया जाता है अयस्क का समृद्धिकरण, तो वो कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, रासायनिक विधि। अब यहाँ पर हम आगे जो पढ़ेंगे कि सक्रियता श्रेणी में धातुओं का जो क्रम था उसके आधार पर धातु निष्कर्षण किया जाता है। तो सबसे पहले हम सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, सबसे ऊपर जो भी धातुएं स्थित थी वो कैसी धातुएं थी, बहुत ही क्रियाशील धातुएं थी, यानी वो मुक्त अवस्था में जल्दी नहीं पाई जाती हैं। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं अत्यंत क्रियाशील होती हैं, अर्थात इन धातुओं को विद्युत धनात्मकता तथा अपचायक गुण अधिक होता है। इन धातुओं का जो है धनायन गुण अधिक होता है और अपचायक गुण भी सबसे अधिक होता है, यानी दूसरी धातुओं को आसानी से अपचयित कर देती हैं। तो इनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं कि धातु जो होता है वो स्वयं प्रबल अपचायक है, अतः उनके ऑक्साइड का अपचयन कार्बन तथा अन्य साधारण अपचायकों द्वारा संभव नहीं होता है। जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि धातुओं के ऑक्साइड का अपचयन कार्बन द्वारा नहीं होता है। इन धातुओं का आकर्षण ऑक्सीजन के प्रति अत्यधिक होता है, अतः इनका निष्कर्षण विद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटनी विधि में जैसे पहला उदाहरण आपका हो गया सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के गलित क्लोराइडों, यानी गले हुए अवस्था में क्लोराइडों के विद्युत अपघटन में कैथोड पर धातु निक्षेपित होती है और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। विद्युत अपघटन विधि में क्या होता है, आपके 2 एनोड और कैथोड, 2 प्रयोग किया जाता है। एनोड होता है प्लस और कैथोड होता है माइनस। एनोड जो होता है विद्युत अपघटन विधि में एक टैंक होता है, उसके अंदर ये 2 रॉड लगाई जाती हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड प्लस हो गया और कैथोड माइनस हो गया, और इसके अंदर एक विलयन भर जाता है जिसे कहते हैं विद्युत अपघट्य विलयन। और इसमें जो शुद्ध धातु होती है वो कहाँ पर इकट्ठी होती है, प्लस माइनस पर, यानी कैथोड पर एकत्रित होगी, और अशुद्ध धातु जो कहाँ पर एकत्रित हो जाएगी, अशुद्धियाँ जो हैं वो एनोड पर एकत्रित हो जाएंगी। तो इसमें देखिए NaCl है,
हमने ये लवण सोडियम का हमने क्लोराइड गलित विलयन ले लिया, यानी गली हुई अवस्था में सोडियम क्लोराइड लिया। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, कोई भी लवण दो आयनों से मिलकर बना होता है, प्लस और माइनस का। और फिर जब कैथोड पर कौन सी धातु एकत्रित होगी? सोडियम धातु। सोडियम आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का संयोग कर लिया, यानी क्लोरीन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को ले लिया और बन गया सोडियम धातु, जो कि गलित अवस्था में होती है, यानी लिक्विड अवस्था में होती है। एनोड पर जो है वो क्लोरीन गैस है, दो इलेक्ट्रॉन निकाल करके ये क्या बन जाता है? क्लोरीन आयन है, और ये क्या बन जाता है आपका? क्लोरीन गैस नहीं होता है, और ये एनोड पर से बाहर निकल जाती है, एकत्रित हो जाती है या वहाँ से बाहर निकल जाएगी, मुक्त हो जाती है। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड का हम पहले इसका विद्युत अपघटन करेंगे, विद्युत अपघटन यानी उसके प्लस और माइनस आयनों में उसे तोड़ेंगे, तो मैग्नीशियम आयन बन गया और क्लोराइड आयन बन गया। अब कैथोड पर कौन जाएगा? प्लस वाला कैथोड पर जाएगा और माइनस वाला एनोड पर जाएगा, क्योंकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या पहले भी पढ़ चुके हैं। प्लस माइनस में जाएगा और माइनस प्लस पर जाता है। तो मैग्नीशियम आयन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा? मैग्नीशियम धातु, जो कि गलित अवस्था में, यानी एल क्या दिखा रहा है इसको? लिक्विड अवस्था में एकत्रित होती है। और एनोड पर फिर से क्लोरीन आयन है, क्लोराइड आयन है, वो क्रिया दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बन गया आपका? क्लोरीन गैस निकल गई और दो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह हम और का भी ले सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड के बारे में बता सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का भी विद्युत अपघटन करने से पोटेशियम और कैल्शियम धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है। अब एक और इसी का उदाहरण ले लीजिए जो बहुत अधिक क्रियाशील धातु है, कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन से हम एल्यूमिनियम धातु प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम धातुओं का निष्कर्षण उनके लवणों के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से नहीं कर सकते, क्योंकि ये धातुएं जल से तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इनको गलित अवस्था में लिया जाता है, इनका जलीय विलयन नहीं लिया जाता। यहाँ पे भी देखिए मैंने आपको ऊपर बनाया था कि इनके गलित क्लोराइड यानी लिक्विड फॉर्म में ले लिया जाता है और फिर उसका विद्युत अपघटन किया जाता है, लेकिन उसका जलीय विलयन कभी भी नहीं लिया जाएगा। और क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि ये बहुत अधिक क्रियाशील धातु होती हैं और ये तुरंत ही जल से क्रिया कर लेती हैं। तो ये क्वेश्चन अति लघु में पूछा जाता है कि इनका जलीय विलयन लेकर विद्युत अपघटन क्यों नहीं किया जाता है, तो उसका कारण आप ये लिखेंगे। अब दूसरा है सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुएं। मैंने आपको पहले बताया है कि सक्रियता श्रेणी में जो नीचे धातुएं आती हैं, यानी हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं जो हैं वो क्या होती हैं? सबसे कम क्रियाशील होती हैं और ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में अधिकतर पाई जाती हैं। ज़्यादातर पाई जाती हैं, लेकिन सभी नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी मुक्त अवस्था में अधिक मात्रा में यही धातुएं पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कम होती है। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं की क्रियाशीलता अत्यंत कम होती है, तो इन धातुओं का निष्कर्षण पर अपेक्षाकृत आसान होता है और इन धातुओं के ऑक्साइडों को गर्म करने से ही धातु प्राप्त हो जाती है। जैसे कि मरकरी का मुख्य अयस्क जो है वो क्या है? सिनाबार, और इसमें आपका साइन इसका जो वो है प्रतीक होता है HgS। एक सल्फाइड अयस्क है और इस अयस्क के भर्जन से मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है और जो उच्च ताप पर स्वयं अपघटित होकर पारा यानी मरकरी में परिवर्तित हो जाता है। देखिए मरकरी का सल्फाइड अयस्क ले लिया HgS, इसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई। ऑक्सीजन के साथ जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? आपकी भर्जन क्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इनका बन गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो गई। और ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड गर्म करने पर फिर से विघटित हो जाता है मरकरी और ऑक्सीजन गैस बन जाती है। तो इसी प्रकार हम कॉपर का भी अयस्क ले लें, कॉपर ग्लांस यानी कॉपर सल्फाइड के भर्जन से स्व अपचयन द्वारा कॉपर धातु प्राप्त होती है। कॉपर सल्फाइड का ऑक्सीजन के साथ भर्जन किया
और क्यूप्रिक ऑक्साइड बन गया और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकल गई, और ये क्यूप्रिक ऑक्साइड फिर से क्यूप्रस सल्फाइड से क्रिया करके स्वतः अपघटित होकर बना लिया कॉपर धातु और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकल गई। तो भर्जन क्रिया में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम कम क्रियाशील यानी जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं को अलग कर सकते हैं। उनका निष्कर्षण करने की विधि आपकी ये है कि उनके ऑक्साइडों का अपचयन करके। अब है सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। यही सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में धातुएं पाई जाती हैं और इन्हीं का निष्कर्षण करना सबसे कठिन होता है। तो इसमें अलग अलग चरण होते हैं आपके, जैसे कि अब पहले इसको देख लीजिए। सक्रियता श्रेणी में मध्य में कौन सी धातुएं आ गई, आयरन, कॉपर, लेड, जिंक आदि धातुएं आती हैं, और इन धातुओं के अयस्क सल्फाइड या कार्बोनेट होते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में जो मध्य में आएंगी धातुएं, उनके अयस्क अधिकतर किस रूप में पाए जाते हैं पृथ्वी पर, उनके सल्फाइड के रूप में या उनके कार्बोनेट के रूप में होते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट हो गया, या कॉपर सल्फाइड हो गया, या लेड सल्फाइड हो गया, या कॉपर का लेड कार्बोनेट हो गया। तो कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। तो इन धातुओं के निष्कर्षण से पहले इनको धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में धातु ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण करना आसान होता है। और अयस्क से धातु ऑक्साइड प्राप्त करने की दो विधियां होती हैं। पहली विधि हो गई भर्जन और दूसरी विधि हो गई आपकी निस्तापन। भर्जन क्रिया की परिभाषा पूछी जाती है अति लघु क्वेश्चन में कि भर्जन क्रिया किसे कहते हैं या निस्तापन क्रिया किसे कहते हैं। तो भर्जन क्रिया में वायु सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने से धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे कि जिंक सल्फाइड को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो बन गया जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई। इसी तरह लेड सल्फाइड को गर्म किया ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर लेड ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई। यानी किसी भी सल्फाइड अयस्क की ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो जो धातु ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है वो क्रिया कहलाती है भर्जन। अब निस्तापन है कि इस विधि में कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने से यह विघटित होकर धातु ऑक्साइड बनाता है। तो निस्तापन और भर्जन दोनों में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन निस्तापन में वायु की जो मात्रा है वो सीमित होती है, यानी अधिक मात्रा में नहीं होगी। यहाँ वायु की मात्रा कोई लिमिटेशन नहीं होता है, लेकिन निस्तापन में एक सीमित मात्रा में यानी नियंत्रित मात्रा में वायु की उपस्थिति में ये क्रिया संपन्न होती है। जैसे कि जिंक कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो बन गया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जिंक ऑक्साइड का फिर से निष्कर्षण जब हम करते हैं प्राप्त धातु ऑक्साइड से धातु निष्कर्षण निम्न प्रकार करते हैं कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन के अपचायक के रूप में प्रयोग करके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ क्रिया कराई, जिंक बन गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल गई। इसी तरह फेरस ऑक्साइड की कार्बन के साथ क्रिया कराई, आयरन बन गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल गई। तो एक तो पहला है कि जो हमने धातु ऑक्साइड प्राप्त करा भर्जन और निस्तापन की क्रिया के द्वारा, उसका कार्बन अपचायक के साथ कार्बन को अपचायक के रूप में प्रयोग करके धातु प्राप्त कर ली। दूसरी विधि है कि हम विस्थापन अभिक्रिया द्वारा भी धातु निष्कर्षण कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है और इस विधि में सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि धातुओं को अपचायक के रूप में प्रयोग करते हैं क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में ऊपर आते हैं। इसको हम उदाहरण से देखिए समझते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म करने पर मैग्नीज धातु विस्थापित हो जाती है। देखिए MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम के साथ क्रिया कराई तो मैग्नीज धातु बन गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गई। तो एल्यूमिनियम ने मैग्नीज को विस्थापित कर दिया क्योंकि सक्रियता श्रेणी में एल्यूमिनियम मैग्नीज से ऊपर आता है, इसलिए ये इसको विस्थापित कर देगी। तो इस अभिक्रिया में MnO2 का यानी मैग्नीज ऑक्साइड का अपचयन हुआ तथा एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है और ये एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। यहाँ पे देखिए ऊष्मा बाहर
निकल रही है और इसमें इतनी अधिक ऊष्मा निकलती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। यानी यहाँ पे जो मैंगनीज प्राप्त हुआ वो कैसी अवस्था में? लिक्विड। एल का मतलब है गलित अवस्था में, यानी द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। तीसरी विधि है हम धातु के ऑक्साइड के निष्कर्षण, धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने की, थर्माइट प्रक्रम। थर्माइट प्रक्रम में क्या होता है कि यह भी धातु कर्म की ही एक उपयोगी प्रक्रिया है, जिसकी सहायता से रेलवे लाइन तथा मशीन के कलपुर्जों में पाए जाने वाले दरारों को जोड़ा जाता है कि इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसको हम उदाहरण से देखिए समझते हैं। आयरन ऑक्साइड की क्रिया एल्यूमिनियम के साथ कराई जाती है तो बन गया आयरन धातु और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस ऊष्मा। अब यहाँ पे जो ये ऊष्मा निकली है वो क्या करती है? इस गलित आयरन को, जो हमारी पटरियों के बीच में या कलपुर्जों के बीच में दरारें आ जाती हैं, जैसे ये दरार आ गई, इस दरार में गलित अवस्था में वो भर जाती है। जैसे ही उसको ये क्रिया संपन्न हुई एल्यूमिनियम के साथ, ऊष्मा निकली और इस ऊष्मा के कारण आयरन जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ गया और इस दरार में जाकर भर गया। तो उत्सर्जित ऊष्मा के कारण आयरन गलित अवस्था में प्राप्त होता है, जिससे रेलवे पटरी की दरारों को भरते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम इस विधि का प्रयोग करके आसानी से दरारों को कम खर्च में भर सकते हैं। अब आगे है, हमने धातु के अयस्क से धातुओं को प्राप्त कर लिया। अब जो ये धातुएं प्राप्त हुई हैं, इनमें अभी भी कुछ मात्रा में अशुद्धि रह जाती है, तो उनका हम क्या करते हैं? परिष्करण करते हैं कि जो 2% 1% अशुद्धि अभी भी रह गई है धातुओं में, जो यहाँ पर धातु प्राप्त हुई है, तो उसको दूर करने की विधि को क्या कहलाता है? परिष्करण। धातु कर्म से प्राप्त धातुओं में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें अपद्रव्य भी कहते हैं, और इन अपद्रव्यों को हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु परिष्करण कहते हैं। यानी 1-2% जो अशुद्धि अभी भी रह गई है उसको हम जब दूर करते हैं, वो विधि क्या कहलाती है? धातु परिष्करण कहलाती है। इसकी कई विधियां हैं, जैसे कि द्रवण विधि है, आश्वन विधि है, विद्युत अपघटनी विधि है। इनमें हम जो मुख्य रूप से पढ़ेंगे वो कौन सी विधि पढ़ेंगे? आपके सिलेबस में जो है वो विद्युत अपघटनी विधि है, और ये सबसे अधिक उपयोगी होती है और सबसे अधिक मात्रा में प्रचलित भी है। तो विद्युत अपघटनी विधि किसे कहते हैं? ये लघु क्वेश्चन में आता है आपका कि विद्युत अपघटनी विधि का वर्णन कीजिए, तो आप इसकी पूरी क्रिया विधि सहित लिखेंगे। तो विद्युत अपघटनी विधि में क्या होता है? कॉपर, जिंक, टिन, सिल्वर, गोल्ड आदि धातुओं का परिष्करण किया जा सकता है। इन धातुओं का विद्युत अपघटनी विधि द्वारा परिष्करण होता है। तो इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है, और धातुओं के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। और लवण विलयन का मतलब क्या हो गया? जैसे हमें अगर प्राप्त करना है जिंक धातु का, हमें शुद्धिकरण करना है, तो जो लवण विलयन यानी जो हमने विद्युत अपघट्य विधि में विलयन का प्रयोग किया है वो किसका होगा? जिंक का लवण होगा, जिससे कि उसमें से हमें जिंक धातु प्राप्त होती रहे। तो इसमें देखिए आप क्या करते हैं, विद्युत अपघट्य में सबसे पहले जब धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाते हैं, और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती हैं, यानी जमा हो जाते हैं, और विलेय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं तथा अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, यानी जमा हो जाती हैं, जिसे कि हम एनोड पंख भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको चित्र के द्वारा मैंने समझाया है। एक बर्तन ले लिया, इसमें हमने विलयन लिया जो क्या कहलाता है आपका लवण का जलीय अम्लीकृत विलयन, कॉपर सल्फेट। जैसे यहाँ हमें कॉपर धातु का निष्कर्षण करना है तो हमने विलयन में कौन सा लिया? लवण कॉपर सल्फेट का। अब एनोड और कैथोड किसका होगा? एनोड तो होगा आपका अशुद्ध तांबे का बना हुआ, और कैथोड जो होगा वो शुद्ध तांबे की बनी हुई छड़ होगी।
अब इसमें हमने एक सेल जोड़ दिया, प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ से अशुद्ध कॉपर निकलकर विलयन में आ जाएगा और विलयन में जो उपस्थित कॉपर सल्फेट का लवण है उसमें से कॉपर निकलकर कहाँ पर एकत्रित हो जाएगा, कैथोड पर एकत्रित हो जाएगा। और अशुद्धियाँ जो हैं वो एनोड के नीचे, देखिए ठोस अशुद्धियाँ जो हैं वो एनोड के नीचे एकत्रित हो जाएंगी और जो घुलित यानी जो विलेय अशुद्धियाँ हैं जो इस लवण में घुल सकती हैं वो इसके अंदर घुल जाएंगी। अब यहाँ पे हमने उदाहरण में लिया कॉपर का, हमें शुद्धिकरण करना है यानी परिष्करण करना है। तो कॉपर का विद्युत अपघटन परिष्करण की विधि देखिए। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य है और अशुद्ध तांबा एनोड है, जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड का कार्य करती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। देखिए एनोड पर कॉपर क्रिया हुई, कॉपर आयन बन गया और इलेक्ट्रॉन निकले और अपद्रव्य भी इस क्रिया में निकला। और कैथोड पर यही कॉपर जो आयन बना था वो इलेक्ट्रॉनों से क्रिया करके कॉपर धातु शुद्ध एनोड कैथोड पर इकट्ठी हो गई। तो एनोड और कैथोड पर होने वाली ये दोनों रासायनिक समीकरण हैं यानी रासायनिक क्रियाएं हैं। अभी आज मैंने आपको इतना बताया है। अब अगले वीडियो में धातु का संक्षारण और मिश्र धातु के बारे में बताएंगे। इसे आप यहाँ से भी देखिएगा और अपनी बुक में से भी पढ़िएगा, क्योंकि धातु निष्कर्षण की एक कोई ना कोई विधि ज़रूर पूछी जाती है 4 नंबर के या 2 नंबर के क्वेश्चन में।